हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 ऑल्टरनेटिंग करंट में सीरीज़ रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे और क्वालिटी फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीरीज़ रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी होती है और मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में वो समझाऊंगी। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सीरीज़ रेजोनेंस के बारे में। सीरीज़ रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एलसीआर सर्किट है और उसमें करंट और वोल्टेज का सेम फेज़ है तो हम कहते हैं कि वो सीरीज़ रेजोनेंस में है। इन एन एलसीआर सर्किट व्हेन द फेज़ ऑफ करंट इज इक्वल टू द फेज़ ऑफ वोल्टेज देन द सर्किट इज सेड टू बी इन स्टेज ऑफ सीरीज़ रेजोनेंस। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एलसीआर सर्किट में 3 केसेस होते हैं। जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर से। जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर से। और जब दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो हम इसमें थर्ड केस की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम थर्ड केस में देखें तो हमें इतना पता है पहले के डायग्राम से, फेज़र डायग्राम से, कि करंट और वोल्टेज का फेज़ तभी सेम होता है जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है। V इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा टी होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी होता है। और एलसीआर सर्किट में हम सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव के इक्वल तभी मान पाते हैं जब VL और VC सेम हो। इसलिए हमने ये वाला थर्ड केस देखा है। इसमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो VR की तरफ ही जाएगा और फिर फेज़ डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो VL इज इक्वल टू VC हो जाएगा। इसमें ये हम केस लेके चलेंगे। VL को हम IXL लिख सकते हैं और VC को हम IXC लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास फाइनल आएगा XL इज इक्वल टू XC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होती है रिक्वायर्ड कंडीशन सीरीज़ रेजोनेंस के लिए। बहुत सारे लोग इसको नॉट एज अ कंडीशन यूज़ करके उसकी डेफिनेशन में लिख देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। ये सिर्फ एक कंडीशन है। जो इसकी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब करंट और वोल्टेज सेम फेज़ में हो तब हम सीरीज़ रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो XL इज इक्वल टू XC है, ये सिर्फ इसकी कंडीशन है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट कंडीशन। अब हम पिछले वीडियो में ये भी पढ़ चुके हैं कि इस केस में Z की वैल्यू R की इक्वल होती है और इम्पिडेंस मिनिमम होती है। बाकी सब केसेस में √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और ऐसी वैल्यूज़ थी। इसमें सिर्फ Z इज इक्वल टू R है। अब हमारे पास आता है रेजोनेट फ्रिक्वेंसी क्या होता है। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में जिस फ्रिक्वेंसी पर सीरीज़ रेजोनेंस हो उसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। बट अगर हम डिटेल में समझें तो हमको पता है कि हमारे पास सीरीज़ एलसीआर सर्किट है तो I इज इक्वल टू V बाई Z होगा। Z क्या है? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब वो रेजिस्टेंस जो तीनों एलिमेंट्स मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Z के, इसका मतलब Z कम तो I ज़्यादा। इम्पिडेंस मिनिमम है, इसका मतलब I मैक्सिमम होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करे उसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऊपर हमने कंडीशन पढ़ ली जो इम्पॉर्टेंट है सीरीज़ रेजोनेंस के लिए, XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, इससे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालेंगे। अब XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1 बाय ओमेगा C। ठीक है, ओमेगा को हम इधर ले गए और L को हम इधर ले आए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। हमने इस तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ओमेगा R इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC आ गया। ओमेगा R इसलिए लिया क्योंकि हम अब रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ओमेगा R लिखा है। अब हमें पता है ओमेगा 2πf के लिए होता है। ये ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और ये हमारी FR है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी और फिर हम 2π को इधर ले गए, तो हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 1 बाई 2π अंडर रूट LC। इसके बाद आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। सर्किट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हो गई XL इज इक्वल टू XC होता है। दूसरी हमने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पढ़ लिया, इज इक्वल टू 1 बाई 2π अंडर रूट LC होता है। अच्छा, इसमें ये भी याद रखना है कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1 बाय अंडर रूट LC। क्योंकि होता क्या है, अगर हम देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। 2π तो कांस्टेंट हो गया,
तो जब भी अब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी लेने की जगह एंगुलर फ्रिक्वेंसी ले लेंगे, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। आगे देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पे वापस आते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि Z इम्पिडेंस मिनिमम है, ठीक है। तो सर्किट एक्ट करता है एज प्योरली रेजिस्टिव। ये प्योरली रेजिस्टिव है नहीं, क्योंकि इसमें इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी है, बट ये एक्ट करता है प्योरली रेजिस्टिव की तरह। Z मिनिमम है, आई मैक्स से हम पढ़ चुके हैं, यानी कि आई नॉट है, और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट बाय आर। प्रीवियस वीडियो में बेसिक्स में हम देख चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है पावर डिसिपेटेड बाय सर्किट। तो पावर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो में पावर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए ये फॉर्मूला याद कर लें, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर एम एस बाय आर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर और हम वी आर एम एस लेते हैं। इसके बाद आता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। पावर फैक्टर कॉस फाई होता है और इसकी वैल्यू होती है आर अपॉन जेड, ठीक है। ये भी मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये पावर का ही पार्ट है, ठीक है। तो पावर फैक्टर यूनिट है, इसका मतलब कॉस फाई की वैल्यू 1 है। कैसे हुई कॉस फाई की वैल्यू 1? क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, कॉस 0 1 होता है, तो पावर फैक्टर 1 आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो VL और VC तो सेम, VL और VC तो सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम देखें नेट EMF जो है वो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर की तरफ ही जा रहा है, तो नेट EMF और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इक्वल होता है। मतलब जितना EMF होगा वो सारा रेजिस्टर के अक्रॉस ही होगा, बाकी नहीं होगा। इसके बाद हम इसे एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। एक्सेप्टर सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि इम्पिडेंस मिनिमम हो गई, तो जब रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, मिनिमम होगा, तो करंट ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा, तो वो करंट को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम इसे एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने कहा ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करता है, बट अगर हम चाहते हैं सीरीज़ रेजोनेंस हो तो हमें LCR सर्किट लेना ही ज़रूरी है। LC सर्किट, LR सर्किट, CR सर्किट या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ले लिया तो सीरीज़ रेजोनेंस नहीं आएगी, ये LCR सर्किट में ही आएगी। अब इसके बाद एक ग्राफ है, इसे ध्यान से देखिए। आई नॉट यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू का फ्रिक्वेंसी के साथ हमने ग्राफ बनाया है। हमने क्या करा है, ये देखो, मैंने एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। अगर मैंने हाई रेजिस्टेंस वाला सर्किट ले लिया है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को फ्लो नहीं करने देगा, तो इसकी जो आई नॉट वैल्यू होगी वो कम होगी। फिर मैंने उससे थोड़ा कम रेजिस्टेंस वाला लिया तो उसकी जो आई नॉट वैल्यू होगी वो कम होगी, उसकी जो आई नॉट वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी थोड़ी, और जो बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाला है उसकी आई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ये जो पीक वैल्यू है ये आई नॉट की वैल्यू है इन सबके, ठीक है। और हम ये विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा कर रहे हैं, तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे ओमेगा 1 फ्रिक्वेंसी है, करंट बढ़ेगा, ओमेगा 2 बढ़ेगा, ओमेगा 3 बढ़ेगा, ओमेगा R पे जाके सबसे ज़्यादा हो जाएगा, करंट अपनी पीक वैल्यू पे पहुँच जाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसा ग्राफ बनाया है, ठीक है। हमने इसमें क्या नोटिस करा, हमने इसमें ये नोटिस करा कि जो हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस फॉर्मूले में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, बट अगर आप देखो तो इन सब में एक शार्पनेस है, ठीक है। इन सब कर्व्स में एक शार्पनेस है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी शार्पनेस कम है, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसकी शार्पनेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो कर्व की शार्पनेस है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही है, पर ये शार्पनेस डिपेंड कर रही है। इस शार्पनेस को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। बेसिकली क्वालिटी फैक्टर वो कोफिशिएंट है जिससे हम ये शार्पनेस को मेजर करते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमने यहाँ पे FR ना लेके ओमेगा R क्यों ले लिया, क्योंकि वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो वो एक दूसरे के वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन R, बट शार्पनेस ऑफ द पीक या शार्पनेस ऑफ द कर्व ये जो है ये डिपेंड करती है R पर, और इसे हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ये मैंने अभी बताया है, कोफिशिएंट यूज टू मेजर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसे हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब
ये निकाला कैसे जाता है, और इसे सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर का रेशो निकालें रेजिस्टर के पोटेंशियल ड्रॉप से, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर का रेशो निकालें टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर Q आ जाता है। ठीक है, VL/R भी हो सकता है, VC/R भी हो सकता है, वैल्यू आखिर में सेम आएगी। अब देखते हैं VL/VR से पहले हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो VL/VR है, VL की वैल्यू IXL, VR की वैल्यू IR, I से I कैंसिल हो गया, XL/R आ गया। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, तो ओमेगा L/R। ओमेगा हमको पता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। यहाँ हम रेजोनेंस की बात करें तो हमारी फ्रिक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, इसलिए FR। ऊपर वाले वीडियो में अभी ऊपर फ्रिक्वेंसी FR की हमने वैल्यू निकाली है 1/2π√LC, इसमें पुट कर दी 2πL/R और यहाँ पे FR की वैल्यू पुट कर दी। देखें तो 2π से 2π कैंसिल। ठीक है, ये ऐसे आ गया L/R √LC। हमने L को √L × √L लिख दिया, जैसे हम 4 को 2 × 2 लिखते हैं और अगर 2 है तो हम उसको √2 × √2 लिख सकते हैं, तो वैसे ही हमने L को √L × √L लिख दिया और इन दोनों इसका जो अंडर रूट है सेपरेट कर दिया, √L और √C लिख दिया। √L से √L कट और हमारे पास आ जाएगा 1/R √L/C। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। सिमिलर चीज़ अगर हम कैपेसिटर से निकालें, सिमिलर चीज़ तब भी यही करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो VC/VR लिया हमने, VC को IXC ले लिया अपॉन IR, I से I कैंसिल हो गया, XC/R हो गया। हमको पता है XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है, तो हमारे पास 1/ωcR आ गया। इसके बाद ओमेगा की वैल्यू 2πfR रख दी। ठीक है, FR की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, हमने FR की वैल्यू इसमें पुट कर दी। 2π से 2π कैंसिल, हमारे पास 2π से 2π कैंसिल करके आ गया √LC/CR। अब डिनोमिनेटर में भी C है, न्यूमरेटर में भी C है। न्यूमरेटर में अंडर रूट में, डिनोमिनेटर में C है, तो हमने C को √C × √C लिख दिया। जैसे यहाँ पे हमने L को √L × √L लिखा था, यहाँ पे हमने C को √C × √C लिख दिया। एक √C से एक √C कैंसिल हो गया, हमारे पास फिर से आ गया 1/R √L/C। तो क्वालिटी फैक्टर हम चाहे इंडक्टर से निकालें या हम कैपेसिटर से निकालें, इसकी वैल्यू 1/R √L/C ही आएगी। ठीक है, अब इसके बाद बैंडविड्थ आता है। बैंडविड्थ इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे एक और इम्पॉर्टेंट ग्राफ आएगा। जो ऊपर वाला ग्राफ था वो क्वालिटी फैक्टर को समझने के लिए ज़रूरी था और ये समझने के लिए ज़रूरी था कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम क्वालिटी फैक्टर होगा। और ये अभी हमने डेरिवेशन से भी समझ लिया, क्योंकि अगर हम देखें तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R के। अब बैंडविड्थ आता है। बैंडविड्थ इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि हमने क्या करा, ये देखो पहले मैं बता देती हूँ। दो फ्रिक्वेंसीज ली, उनके बीच का डिफरेंस निकाला, उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। बट उस डिफरेंस में कंडीशन होती है, हम वो दो फ्रिक्वेंसीज लेते हैं जिनका डिफरेंस हम निकालें और उन दोनों में से कोई भी फ्रिक्वेंसी, मतलब उन दोनों में से दोनों फ्रिक्वेंसी जो हों उन पे जो आई की वैल्यू हो वो 1/2 टाइम्स हो उस वैल्यू की जो आई की है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे। ऐसे डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है, उस ग्राफ में क्या लिया था हमने, अलग अलग रेजिस्टेंस का लिया था, इसमें हमने एक ही रेजिस्टेंस का लिया है। ये पीक वैल्यू जो है, ये पीक वैल्यू I0 है। ठीक है, ये ω1 है, ये ω2 है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने देखा ω1 पे जो वैल्यू आ रही है ना आई की, वो I0/√2 आ रही है और ω2 पे भी वैल्यू जो आ रही है वो I0/√2 आ रही है। इसका मतलब ω1 से लेके ω2 तक इसकी बैंडविड्थ है, क्योंकि डेफिनेशन में पढ़ा है कि वो वैल्यू का डिफरेंस लेना है जिन पे आई की वैल्यू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाली आई की वैल्यू की 1/√2 टाइम्स है। तो ये इसकी बैंडविड्थ हो गई और इन दोनों फ्रिक्वेंसीज पे जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो I0/√2 होगी। करंट की वैल्यू I0/√2 होगी। अब इसमें एक और टॉपिक आता है छोटा सा, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर।
Signals that are transmitted by different stations at different frequencies. They are picked by the antenna. Frequencies antenna pick कर लेता है, corresponding to which a number of voltages appear across series LCR circuit. Maximum current flows for that AC voltage where FR is equal to 1/2 under root LC. उस पर maximum current flow होता है और उसकी clarity maximum होती है क्योंकि उसमें maximum current है. Thank you so much for watching the video.